वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एज्यूम किया। ओके, और इस पे चार्ज जो दे रखा है वो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। अब इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी हम एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस पे चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं, assume that the linear charge density, इसको हम लैम्डा मान ले रहे हैं कूलाम पर मीटर। ठीक है ना, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है किसकी, इस वायर की जो हम बात कर रहे हैं, इस पर चार्ज हमने दिया हुआ है। ओके, नाउ अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैसा बन रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है, वायर क्या होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनेगा तो बाइसिमेट्री कैसी आएगी, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए गॉसियन सरफेस यूज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस यूज करेंगे। और वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, कि जिस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री बन रही होती है उसी तरह क्या बनाते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया हुआ है सिलिंड्रिकल नेचर का। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास होगा, तो जो पूरा सरफेस है उस पूरे सरफेस से क्या पास होगा, फ्लक्स पास होगा। ठीक है, अब इस पूरे सिलिंड्रिकल अगर हम पिक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 सरफेस बनेंगे हमें, ये टॉप वाला पोर्शन, ये बॉटम वाला पोर्शन और ये पूरा बचा हुआ पोर्शन। मतलब हो गया कि जैसे पेन का ये वाला पार्ट हो गया और ये बॉटम वाला पार्ट हो गया और इसके बाद ये बचा हुआ बीच का पार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस तीनों पोर्शन से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि चार्ज क्या इनसाइड है उसके। ठीक है, ओके, ये एज्यूम किया गया है, ये आपको लग रहा होगा कि ये चार्ज की लाइन बाहर जा रही है और सरफेस कम है, ये एज्यूम किया गया है कि ऐसा जो इनफाइनाइट वायर है उसको बना तो सकते नहीं यहाँ पे। तो इनफाइनाइट वायर को क्या किया, इतना एज्यूम कर लिया, उसके आसपास क्या बनाया हमने, गॉसियन सरफेस लिया हुआ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का नेचर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करें यहाँ पे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर से इधर राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, इधर या फिर डाउनवर्ड, इस तरह से हर तरफ होगी ना सिलेंड्रिकल नेचर में। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इधर भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी दिखा नहीं रहे उसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर, और यहाँ पे दिखाएं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इधर। ठीक है, इसको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम इसको पूरी कैलकुलेशन में ले लेंगे। यहाँ पे दिखा सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमको इधर दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 3 पोर्शन हो गए, टॉप वाला एरिया पोर्शन, बॉटम वाला एरिया पोर्शन एंड ये सरफेस एरिया पोर्शन। ठीक है, इन तीनों पोर्शन से क्या निकलेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ओके, तो चलिए अगर मैं इसको S1 मान रहा हूँ, इस पूरे पोर्शन को S2 मान रहा हूँ और इस वाले को S3 मान रहा हूँ, तो टोटल जो फ्लक्स होगा हमारा, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसमें चार्ज क्या है, Q है और उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, लैम्डा है। ठीक है, कितना होता है हमारे पास टोटल गॉसियन सरफेस, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, और ये क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा हमारा, है ना। और ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर। अगर मैं इसमें से किसी छोटे पोर्शन को एज्यूम करता हूँ, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ बन रही है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से उस छोटे से पोर्शन के लिए, ठीक है ना, मैं E डॉट ds यूज़ करूँगा, बाद में टोटल के लिए क्या करूँगा, उसको इंटीग्रेट कर दूँगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि छोटा पोर्शन हमने कंसीडर किया और वहाँ से क्या निकाला, फ्लक्स निकाला। फ्लक्स निकालने के बाद ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्शन होंगे, उनके लिए क्या किया, टोटल उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये काम इसमें होता है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का छोटा पोर्शन एज्यूम करेंगे तो उसके लिए छोटा जो है फ्लक्स निकालेंगे, सेकंड पार्ट का छोटा सा पोर्शन यूज़ करेंगे तो उसके लिए छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, एंड लास्ट में फिर थोड़ा सा फ्लक्स निकालेंगे, बाद को उसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ S1, इस वाले पोर्शन की बात हो रही है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds1। अब ds1 की डायरेक्शन देखते हैं, ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, अवे फ्रॉम द, है ना, सरफेस, यानी कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो जाएगा आपका ds वेक्टर। ठीक है,
ओके, अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले पोर्शन की, यानी कि इस वाले पोर्शन की, तो इसका ये जो एरिया कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या होगा, इसका ds वेक्टर होगा। क्या होगा, ds वेक्टर होगा। इसको ds1 ले लेते हैं, इसको ds2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds2 का वेक्टर, और ये हो जाएगा आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ S2। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला पोर्शन ये है हमारा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। जो बॉटम वाला पोर्शन उसका नॉर्मल क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका ds3 वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर फॉर दिस प्लेन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ S3 एंड एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर 3, ठीक है। तो ये टोटल हमने क्या किया, इस पूरे फ्लक्स को जो कि ई डॉट डी एस की फॉर्म में था, है ना, इस पूरे फ्लक्स को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। यानी फर्स्ट पोर्शन ये हो गया, सेकंड पोर्शन ये हो गया एंड थर्ड पोर्शन ये हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे कैसे कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया फाई ई टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ई डॉट डी एस, पहले वाले के लिए लेते हैं पहले, ई डॉट डी एस यानी कि ई डी एस 1 कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरा वाला पोर्शन ई डी एस 2 कॉस थीटा। थर्ड वाला पोर्शन ले लेते हैं ई डी एस 3 कॉस थीटा। थीटा चेक करते हैं, पहले वाले पोर्शन में थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर बीच एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। दूसरे वाले पोर्शन में एंगल कितना आ रहा है, दोनों पैरेलल हैं, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। थर्ड वाले पोर्शन कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इन तीनों एंगल को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला क्लोज इंटीग्रल ऑफ S1 ई डी एस 1 कॉस 90, ठीक है, प्लस दूसरा वाला पोर्शन कौन सा है, बीच वाला पोर्शन, तो इसका हो जाएगा ई डी एस 2 कॉस 0 एंड थर्ड कौन सा है, थर्ड बॉटम वाला है, तो ये हो जाएगा S3 ई डी एस 3 कॉस 90। तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले जो पोर्शन है उसमें का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ S1 ई डी एस 1 कॉस 90 कितना होता है, 0, ठीक है। दूसरा पोर्शन हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ S2 ई डी एस 2 कॉस 0 कितना होता है, 1, ओके। एंड थर्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ S3 ई डी एस 3 कॉस 90 कितना होता है हमारा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 हो गया। टोटल सॉल्व करते हैं इसको, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज इंटीग्रल ऑफ S2 ई डी एस 2 बचा, प्लस ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जो फ्लक्स आ रहा है हमारा, ठीक है ना, टोटल जो फ्लक्स है वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ S इंटू ई डी एस की फॉर्म में है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा सिर्फ इतना पोर्शन बच रहा है, सेकंड वाला पोर्शन ई डी एस 2, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं, और ये आप क्लोज इंटीग्रल ऑफ S2 एंड ds2। अब जो पोर्शन ये बच रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन बच रहा है ये तो 0 कर दिया, यानी इनसे फ्लक्स 0 जा रहा है। तो ये जो पोर्शन बच रहा है, इस पोर्शन का हमको बेसिकली क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया लेना है। तो ये जो एक्चुअली जो एरिया है, एरिया ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले छोड़ के, तो ये एक सिलेंड्रिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का क्या सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया इसका होता है 2πRL, कितना होता है, 2πRL। तो ये हो जाएगा आपके पास 2πRL। R क्या है, R इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है और L क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। R क्या है, R इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है और L क्या है, L इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो चलिए देखते हैं टोटल क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल जो आ रहा है हमारा, ये आ गया E इंटू 2πRL, ठीक है, ओके। ये तो हमने कैलकुलेट किया। अब गॉसियन सरफेस यूज़ किया तो गॉस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू गॉस, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो फ्लक्स टोटल निकलेगा वो कितना होगा, क्लोज इन चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0, यानी कि जो चार्ज में इनक्लोज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है और ये जो फ्लक्स है दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। अब दोनों एक ही चीज़ है, उनको दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E
2 पाई आर एल। तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ई आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0 2 पाई आर एंड एल। अब 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 2 पाई आर को अलग कर लेते हैं, Q अपॉन एल को अलग कर लेते हैं। Q अपॉन एल क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हमने लैम्डा ले रखा है, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारा फाइनली, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा अगर कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रही कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो आर चेंज कर रहे हो आप, तो लैम्डा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, तो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे आप पॉइंट को आगे बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग थिन चार्ज वायर की बेस से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेरी करती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कम होती चली जाती है, ठीक। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली प्लेन शीट ले रखी है जो कि चार्ज है पूरी तरह से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज उस पर, और उस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये पॉइंट हमने राइट साइड लिया, सेम हम इसको लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पे। तो दोनों तरफ क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग इस प्लेन शीट की वजह से। तो इस पॉइंट पे प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, सिलेंड्रिकल नेचर का, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का। और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। ओके, तो ये जो पोर्शन है सिलेंड्रिकल का, ये जो सिलेंड्रिकल एरिया है, ठीक है ना, इसका हमने एरिया कितना ले रखा है, ए, कैपिटल ए। ओके, अब चार्ज चूँकि पूरी सीट पे फैला हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मानता हूँ, तो चार्ज अपॉन एरिया के फॉर्मूले से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर मैं चार्ज निकालूँ, ठीक है ना, तो चार्ज हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। किसी भी पोर्शन पे हम चार्ज निकाल सकते हैं, इस पोर्शन पे, यहाँ कहीं भी, ठीक है। तो चार्ज कितना है हमारा, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ओके, अब बात करते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पोर्शन से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू पोर्शन ऑफ पी, ये जो पी पोर्शन है, ठीक है ना, इस पोर्शन से क्या फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालते हैं। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स हम इसको पी लिख ले रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा ई इंटू डी एस एंड क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। तो ई एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लो। दूसरे वाले पोर्शन की बात करें, इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू पोर्शन Q, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको फाई Q लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस, इसको सही से लिखते हैं, ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस वेक्टर, ओके, क्लोज इंटीग्रल। अच्छा, एंगल दोनों केस में 0 होगा। देखिए, अगर डी एस वेक्टर यहाँ पे हम कंसीडर करें, है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल 0, और यहाँ भी अगर कंसीडर करें तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 पे कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 5 पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस। अगर इसका मैं क्लोज इंटीग्रल करूँ इस पूरे पोर्शन का, तो ये एक एरिया देगा मुझे, कौन सा एरिया देगा, ए, जो हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, ई इंटू ए। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस कितना आ गया, पी वाले पोर्शन का, ये ए आ गया, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मान रखा है पहले से। तो हमारे पास जो फ्लक्स आ गया पी वाले पोर्शन से वो कितना आ गया, ई इंटू ए। नाउ सेकेंड वाले पोर्शन चलते हैं, तो फाई क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, और इसका भी एरिया सेम होगा
क्योंकि सिलेंडर है तो ये दोनों जगह क्या होंगे, इसके सेम होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको इस तरह से E इंटू ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे वाले पोर्शन से। अब टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा पास फाई टोटल इज इक्वल टू फाई पी प्लस फाई क्यू, है ना। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से फ्लक्स भी जाएगा। देखिए, यहाँ से अगर फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे इस वाले पोर्शन से, तो यहाँ पे जो हमारे पास डी एस वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन बनेगा, या फिर इधर बनाएंगे तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के बीच में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल, तो वहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों एंड से ले रखा है फ्लक्स, ओके। तो ये हो जाएगा पास ई ए, और इसका वैल्यू कितना है, ई ए। तो टोटल कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ई ए, और ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब चूंकि गॉसियन सरफेस से निकाला तो गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो गॉस थ्योरम में टोटल फ्लक्स कितना होता है हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। और हमारे पास आया कितना है, ये आया ट्वाइस ऑफ ई ए। सॉल्व कर लेते हैं। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन इंटू ए। इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पास 1/2 एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन ए। Q अपॉन ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो 1/2 एप्सिलॉन 0, है ना, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है फाइनली वो कितनी आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनली आई है वो आई है सिग्मा अपॉन, है ना, 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, जो कि प्लेन शीट की बेस आई है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आगे होगा, और नेगेटिवली क्या होगा, टुवर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, आगे जाएगा, ठीक है, चार्ज से, और नेगेटिव निकालेंगे तो टुवर्ड जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, कितनी भी डिस्टेंस पे आप निकालो। मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालें, या फिर यहाँ पे निकालें, कहीं भी निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वो सिर्फ डिपेंड किस पे कर रही है, इस चार्ज पे। चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द, है ना, और चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड द, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द आर है।